जैसा कि सर अपन पहले की वीडियो में आप बता रहे थे कि एनवायरमेंटल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका प्रभाव अपन देख रहे हैं। अभी जैसे बारिश के टाइम आप देख रहे हैं कि पहाड़ टूट रहे हैं, शिमला हिमला में तबाही मच रही है चारों तरफ। लद्दाख ग्लेशियर साइड में ऐसी गर्मी कभी नहीं पड़ी कि वो गर्मी जो राजस्थान में पड़ती है, रेगिस्तान में पड़ती है, वैसी गर्मी पड़ रही है। क्या उसका असर अपने डेयरी फार्मिंग में भी आ रहा है? आ रहा है तो किस रूप में आ रहा है, और उससे बचाव के लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं? सिर्फ अचप गाय के लिए आपने बताया कि संकर का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक बात है। उसके अलावा अगर अचप गाय का डेयरी फार्म चल रहा है तो उस पे वो कैसे ओवरकम कर सकता है सर? तो उसमें हम लोग को एचएफ में ही रहना है। जी सर। तो हमें जैसे इन्वायरमेंट पहले था। जी सर। तो हम लोग गाय को हर 4 घंटे में पानी से नहलाना पड़ेगा। जी सर। तो उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। हम लोग नहलाएंगे तो बॉडी टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। जी सर। तो जुगाली करेगी, आराम से खाना खाएगी, तो जो खाया है उसको यूज करेगी। तो वो भी हमें सोचना पड़ेगा। तो हम लोग ने भी शावर सिस्टम बनाया है। तो हम लोग 4 घंटे में एक बार वॉक करा देते हैं उसमें। जी सर। तो अपने आप वो बॉडी टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, तो जी आने सर। से खाना खाती है और बैठती है। जी सर। तो वो भी करना पड़ेगा। फिर जो फीड मैनेजमेंट है जी सर। उसमें भी हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। जो कम खाना खा रहा है लेकिन उसमें एनर्जी और प्रोटीन ज्यादा मिले, ऐसा फीड पसंद करना पड़ेगा। तो वो भी एक सोच आती है। और दूसरी बात आती है, तो हम लोग एचएफ की बात करेंगे या तो ब्रीड की बात कर रहे हैं। तो अभी हमारे यहाँ अमूल में एम्ब्रियो ट्रांसफर का चालू हो गया है, जी सर। ईटी प्रोग्राम। जी सर। तो उसमें क्या होता है, जो हम सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय पसंद करते हैं, जी तो सर। हम लोग ये 10 गाय रखते हैं। तो वो 3 गाय में खत्म हो जाता है। तो उसके लिए भी हम लोग एसी की या तो जो भी सुविधा करना है वो हम कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा आपको। नहीं, इसको थोड़ा एलोबरेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने बताया कि 10 गाय में इस्तेमाल करते हैं, वो 3 गाय में ही निपट जाता है, मतलब जैसे अभी अभी मेरे यहाँ जर्सी का बच्चा आया है। जी सर। और उसके हाई लैक्टेशन जो कनेक्टिविटी है वो बता रहे 30-32 लीटर दूध फर्स्ट लैक्टेशन में निकालेगी। जी सर। तो उसका जो मेल और फीमेल है वो अलग होता है। जी सर। उसका ईटी एम्ब्रियो लेके हमारी गाय में ट्रांसफर करते हैं। जी सर। और जो बच्चा आता है वो दूसरा माँ बाप का आता है। जी सर। तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी बोल सकते हैं हम लोग। जी सर। जैसे हम लोग हमारे फीमेल में जो हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी करते जी हैं सर। या तो एम्ब्रियो डालते हैं, वही चीज है। तो सेम प्रोसेस गायों के अंदर वो भी चालू हो गया, गाय और भैंस दोनों में चालू हो गया। तो उसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है सर? कोई नहीं है। आने वाली जो पीढ़ी हम लोग जो नस्ल डेवलप करने की बात कर रहे थे जी सर। सीमन से, जी सर। वो सीधा डायलॉग हो जाता है। जी सर। अभी कौन कौन से सीमेंस थोड़ा पब्लिकली ज्यादा फेमस हो रहे हैं? कौन सा हेल्पफुल है अपनी अपनी धरातल, अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए? सर आपका क्या व्यू है इसके प्रति? दोनों साइड आएगा। एक तो क्रॉस ब्रीड कर सकते हैं। जी सर। और सहवाल है। जी सर। और गिर गाय है। जी सर। शंकर गाय है। जी सर। या तो जर्सी है। जी सर। उसमें जाना पड़ेगा। जर्सी के अंदर अभी कौन कौन से सीमेंस जो मेनली अमूल या अपने इस गुजरात एरिया के अंदर अभी ज्यादा चल रहा है सर? जर्सी इसलिए चेंज हुआ क्योंकि जो भी जहां से भी ये गाय आई है ना, जी सर। उधर टेम्परेचर 50-55 डिग्री वाला था। जी सर। वहां का एनिमल है, मतलब छोटा होता है और ब्राउन होता है। तो वो भी ब्राउन तो छोड़ो, लेकिन उसकी टेम्परेचर कनेक्टिविटी ज्यादा है। आप कौन सा सीमेंट यूज करते हैं अपनी गायों के लिए सर? तो अभी तो ईटी का भी प्रोग्राम चल रहा है और जर्सी का चल रहा है मेरे यहाँ। अच्छा। नहीं, सीमेंट की ब्रीड होती है कि ये उस सीमेंट का है, या कौन सा सीमेंट का टिक्का होता है वो लगाते हो आप? जर्सी गाय का हमारे अमूल से आता है। हाँ। और एमरियो भी जर्सी का भी आता है। हाँ। लेकिन फर्स्ट लैक्टेशन या तो यंग जनरेशन में ईटी करवाते हैं। और थर्ड और सेकंड वाली रहती है उसमें हम लोग जर्सी का डोज डलवाते हैं अभी। ईटी का मतलब सर? एमरियो ट्रांसफर। अच्छा, एमब्रियो आप जो बता रहे टेस्ट ट्यूब। आईवीएफ, हाँ, अच्छा, टेस्ट वो ट्यूब बेबी। एक सर कॉमन जो प्रॉब्लम आ रही है डेयरी फार्मिंग में कि जैसे फर्स्ट लैक्टेशन की गाय है, हाँ। उसके अंदर सीमन लगाया, ऐसा सीमन लगा दिया कि भारी भरकम उसका बच्चा उसके पेट के अंदर होता है, जिससे उसका जो बॉडी मास होता है उसको वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ब्याते समय उसके अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आती है, या तो गाय खत्म हो जाती है, बच्चा खत्म हो जाता है। ऐसा है ना, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, जी सर। हम लोग फास्ट कमाने का काम कर रहे जी हैं। सर। लेकिन जब फर्स्ट लैक्टेशन में हम लोग बच्चे को गाय बनाने की जब कोशिश करते हैं ना, तब हम जो ब्रीड पसंद करते हैं ना, वो भी ध्यान में रखना है। उसका बुल का वेट कितना है। जी सर। दूसरी बात बोलेंगे तो हमारे बच्चे का वजन कितना है। जी सर। वो 325 किलो के आसपास होगा ना। जी सर। तो पूरी डेवलप गाय बनती है। जी सर। तो जब बच्चा देने के टाइम में उसका 600-650 किलो वजन होता है, जी सर। तब वो दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हमने 300 किलो से पहले ही प्रेग्नेंट कर दिया। जी सर। उस टाइम में वो बछड़ी जब माँ बनती है तब 400, 450, 500 किलो की होती है। जी सर। तब बच्चे में दिक्कत आती है। तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक लास्ट ये किसान भाइयों को प्रॉब्लम आती है कि बढ़िया सीमेंट किधर से मिले? जयेश भाई के पास बढ़िया सीमेंट होगा, कोई हरियाणा में बैठा है, कोई पंजाब में बैठा है। आप उनको क्या अपनी जो 20 साल का एक्सपीरियंस है उससे गाइड करना चाहोगे कि कौन सा सीमेंट कैसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रीडिंग पे काम करके
वो अच्छा मुनाफा या अच्छा उसका अपना ब्रीडिंग सुधार सकता है सर? देखो, ब्रीडिंग की बात आती है ना, तो स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। जैसे कि सर थोड़ा इसको डिटेल में बताइए सर। स्टेप की बात करेंगे तो 12,000, 14,000, 16,000 लीटर, 17,000 लीटर जो दूध देने वाली गाय होती है उसके बछड़े का सीमंस होता है। जी सर। हम लोग क्या करते हैं, अभी 22,000 लीटर दूध देने वाली भी गाय है 305 दिन में। जी सर। उसका जो बछड़ा होता है सबसे अच्छा होता है। जी सर। लेकिन हम लोग भी वही सीमंस खरीद लेते हैं। जी सर। लेकिन हमारी जो गाय है वो कितने लीटर वाली है और सीधा 22,000 लीटर वाला उसमें डाल दिया। जी सर। उसकी जो बछड़ी आएगी फिर आगे जाने के लिए कौन सा विंडो रहेगा? फिर विंडो ही नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग जो गाय है उसमें 14,000, 16,000 ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। जी सर। या तो आपको सीधा डेवलप होना है तो आईवीएफ में जाना पड़ेगा। जी सर। तो आईवीएफ सीधा विकल्प है। जी सर। तो वो करना पड़ेगा। हम लोग सीमंस में क्या करते हैं, हरियाणा वाला सोचते हैं गुजरात का अच्छा है, गुजरात वाला सोचता है बेंगलोर का अच्छा है, बेंगलोर वाला सोचता है, मतलब घूमते ही रहते हैं पूरे देश में। साइकोलॉजी है और हाँ, ये यूट्यूब पे और इतना अभी भ्रम हमारे दिमाग में एबीएस और वो बहुत सारी चीजें चल रही है, फॉरेन कल्चर की भी चल रही है। जी सर। लेकिन वो बुल 2000 किलो के 1800 किलो के बुल होते हैं फॉरेन वाले, क्योंकि उधर का जो क्लाइमेट है वो ठीक है। जी सर। हमारा जो क्लाइमेट है उतना ठीक नहीं है वो गाय के लिए, तो हमारा बुल का वेट उतना नहीं होता है। नहीं हो पाएगा। तो वो भी सोचना पड़ता है। हम बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं फास्ट पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो काम का नहीं और रहता एक ये यूट्यूब और सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें आधी चीजें 90% भ्रम फैलाया जाता है। आप जैसे सर्जन आदमी, एक्सपीरियंस वाला आदमी बहुत कम मिलता है जो खुद करके फिर प्रैक्टिकल नॉलेज इंसानों को दे सके। आप तो यहाँ पे छोटे छोटे समूह के अंदर भी नॉलेज देते रहते हो। भारत सरकार ने भी आपको कई अवार्डों से नवाजा है। कौन सा आपको अभी रिसेंटली एक अवार्ड मिला था गुजरात सरकार से? अभी G20 में मिला है। G20 में का आपको मिला है। हाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितने सर्जन आदमी है और कितना आसानी से किसान भाइयों के लिए अगर रात को भी आप इनको कॉल करोगे 1 बजे भी तो ये तत्पर तैयार रहते हैं। इतना हेल्पफुल इनका नेचर है और इनके पास जो ज्ञान है, आप कभी इनसे अगर मौका मिले मिलने का तो जरूर मिलने की कोशिश कीजिए। और इनसे जो जितना आप ले सको उतना ही आपके कमी रहेगी, क्योंकि ये एकदम विकिपीडिया है डेयरी फार्मिंग का। सर आपका तहे दिल से धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियोज में हम जानेंगे कि डेयरी फार्मिंग कैसे स्टार्ट करें जीरो लेवल से। और आपका ये डेयरी स्ट्रक्चर में देख रहा हूँ, इधर काफी लंबा चौड़ा आपने मिल्क प्लांट डाल रखा है, फिर इधर गायें दिख रही है आपकी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सामने आपका फीडिंग का दिख रहा है, फीडिंग के बारे में जानकारी लेंगे। और सामने उधर आपका गोबर का भी दिख रहा है। समय का अभाव है पर थोड़ा सा इसको संक्षिप्त में अपन खत्म करने की कोशिश करेंगे सर।